आहा आहा आये सुहाना सफर होए, आहा आहा आये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा आहा आये। नमस्कार दोस्तों, यह है बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी हैं विजय भान सिंह। चलिए मिलाते हैं आपको विजय भान सिंह से। नमस्कार विजय भान सिंह। नमस्कार साहब। अच्छा, ये बताइए आप किस सन से इस थिएटर में आप आए हैं? दादा, ये एक लंबा कारवां है। क्राइस्टचर्च इंटर कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो वहाँ मेरे एक मित्र संजय मेहता थे। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम करते हैं, तो वो एक मेरी सबसे पहली शुरुआत थी। और उसके बाद सभी जानते हैं कि क्राइस्टचर्च इंटर में हमारे मोहित बरुआ साहब ने जो है बरसों अपना जीवन बिताया है और ढेरों आर्टिस्ट निकाले हैं। उसी लाइन में मेरे साथ मेरे घर के सामने रहते थे मिस्टर अशोक बजाज। उन्होंने कहा कि मैं आपको मुलाकात करवाता हूँ मोहित बरुआ जी से, और मोहित बरुआ जी से मेरी मुलाकात हुई। और मोहित बरुआ जी के साथ मैंने सबसे पहला शो शक नाटक, तो ये अभी किस सन में किया था? ये जहां तक मेरा ख्याल है सन 1987-88 होगा, उस समय करा था। हालांकि शुरुआत तो मेरी क्राइस्टचर्च इंटर से पढ़ाई के समय हो गई थी, लेकिन जो मेरा पहला स्टेज नाटक था वो मोहित बरुआ जी के साथ था। तो मैं उनका इस चीज का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, और हूं, मतलब सामने भी है। और इसके बाद फिर वो एक सिलसिले चलते रहे, और वो सिलसिले ऐसे चले कि ढेरों नाटक मोहित बरुआ जी के साथ हम लोगों ने करे। बाहर गए इप्टा के बैनर के तले, और फिर हमारी जॉब जब लगी तो उसके बाद उस जॉब में आने के बाद एक रणबिंदु नाटक मैंने करा, मिस्टर दीक्षित जी हैं। और फिर राजेश हंस जी के साथ करा था सपनों के सौदागर। और ये कारवां चलता रहा। फिर अनेक जगह पर राधेश्याम दीक्षित जी के साथ करा, और एक सच का साया मानवाधिकार आयोग के बैनर तले करा था। वो बहुत बढ़िया नाटक था। अच्छा। और लोगों के लिए शिक्षाप्रद था। फिर ढेरों योग ज्योति के हमारे योगाचार्य जी हैं, उनके साथ मैंने बहुत नुक्कड़ नाटक और बहुत स्टेज प्ले, और वो समाज सेवा थी नशा मुक्ति के खिलाफ। तो उस नशा मुक्ति के खिलाफ हम लोगों ने बहुत नाटक करे, बहुत नुक्कड़ नाटक करे, बहुत सब कुछ करा। और फिर होते होते आज मैंने ढेरों प्ले कर लिए हैं। आज अनुकृति रंग मंडल के साथ जुड़ा हूँ, उनके साथ कर रहा हूँ, बाहर जाता हूँ, और सारी चीजें। और फिल्में कब से कर रहे हैं आप? सीरियल भी कुछ कर रहे हैं आप, सुना? दादा, सीरियल और फिल्मों का अगर आप गौर करेंगे तो मैं अपनी बात के बीच में फिर से वापस आता हूं। तो मैंने सबसे पहले एक सीरियल करा था शरून प्रभाकर जी के साथ। अच्छा। ये मैं लखनऊ में था, क्लार्क अवध होटल के पीछे शूट हो रहा था। तो वहां पर उनके शरून प्रभाकर के कोई असिस्टेंट थे। उन्होंने कहा कि हमको 2 आर्टिस्ट की जरूरत है जो उनके साथ सॉन्ग में पार्टिसिपेट कर सकें। तो वो मैंने उनके साथ जो था सबसे पहला वो सीरियल तो मैंने उन्हीं के साथ करा। हालांकि उस सीरियल को बाद में उन्होंने मेरे को वो अच्छा नहीं लगा था कि वहां पर ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, तो बड़ा खराब लग रहा था कि ये कैसे है वैसे के। तो हमने उस समय नहीं ध्यान दिया, नहीं तो मैं लाइन में तो सीरियल की बहुत पहले आ गया था। फिर मैं उस तरफ गया ही नहीं कि मेरे को उन्होंने पूछा नहीं किसी चीज के लिए। तो ये सब देखने की बात है कि एक धैर्य जरूर होना चाहिए। इस लाइन में धैर्य बहुत जरूरी। जिसके पास धैर्य नहीं है वो कुछ आगे बढ़ नहीं पाता है। तो धैर्य के साथ जो आदमी काम करते हैं उनको फायदा होता है। अच्छा, और आप रंगमंच और सर्विस के साथ तालमेल आपका बैठ जाता था? जैसे आप सर्विस भी कर रहे हैं और उसके साथ आपको नाटक भी करना रहता है, सीरियल भी करना रहता है, उसके लिए आपको छुट्टियां या कोई परेशानी होती थी क्या? दादा, आपने बहुत बढ़िया बात कही। परेशानियां होती हैं। बहुत छुट्टियों को एडजस्ट करना पड़ता है। जब अपनी छुट्टियां खत्म होती हैं, बाहर जाने में, अगर हम बाहर जा रहे हैं कोई किसी कंपटीशन में, किसी प्ले को लेके, तो परेशानी होती है। लेकिन सहयोग मिलता है। अगर आप किसी लाइन से, विधा से जुड़े हैं, तो बहुत से लोग सपोर्ट करने वाले होते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे ऑफिस से भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, और उम्मीद करता हूं आगे भी मिलता रहेगा। अच्छा, चलिए। और जो जब शादी हुई, इसके आपको रंगमंच से पहले शादी हो गई थी कि रंगमंच
जब आप करने लगे? नहीं दादा, रंगमंच से तो मैं बहुत पहले से कर रहा था, शादी तो खैर बाद में हुई। बीच में हाँ, शादी तो भी। मिसेस की कोई परेशानी, जैसे कहते कहाँ चले जाते ड्यूटी के बाद, इस तरह की तालमेल का कुछ आया होगा? बिल्कुल बिल्कुल दादा, हैं? बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। हाँ। हर घर में ये परेशानी होती है, लेकिन खैर मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। मेरी वाइफ जो है सपोर्ट करती हैं, मेरा बच्चा है बड़ा है वो भी सपोर्ट करता है, मेरी माँ भी करती है, पिताजी तो खैर स्वर्गवासी हो गए लेकिन उन्होंने भी बहुत सपोर्ट करा। मेरे को ऐसी चीज को रोकते नहीं थे, हर चीज में आगे बढ़ाने का उनका ध्येय रहता था। तो मैं आगे बढ़ा हूँ, मेरे परिवार का मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ आगे भी मेरी मदद करते रहेंगे, सहायता करेंगे। अच्छा, और जैसे कि पहले का रंगमंच जो होता था 80 के दशक में और अब के दशक में, आपको क्या अंतर नजर आता है अभिनय में या नाटकों में या कलाकारों की तालमेल में कुछ? दादा बहुत अंतर है। पहले लोग कैरेक्टर को जीते थे, आज की तारीख में हमें लग रहा है शायद प्रोफेशनल हो गए हैं। लोग जो हैं भागते चले जा रहे हैं, सीरियल और पिक्चर की चकाचौंध में लोग भाग गए हैं। पहले बहुत बढ़िया बढ़िया प्ले होते थे, ऐसे ऐतिहासिक प्ले होते थे कि उनको लोग हमेशा याद रखते थे। एक प्ले हो जाता तो लोग महीनों बरसों उसकी याद करा करते थे। लेकिन आज की तारीख में ये फिल्म और सीरियल के चक्कर में लोग भागते चले जा रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म आ गया है और ये मेरी समझ में बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी थिएटर को जिंदा रखे हैं और इसमें एक आप सर्वप्रथम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कि उस समय लोग जो एक्टर होते थे टाइम से आते थे, गुरु की इज्जत करते थे, मगर अब देखते वो टाइम में 2 नाटक किया, हम तो हमें सब आता है, ऐसा बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा ही है। आज की तारीख में लोग 1 या 2 प्ले करते हैं और उसके बाद समझते हैं मैं तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो गया। सीधे बॉम्बे चले जाते, बॉम्बे की तरफ चले जाते हैं, जबकि वो ये नहीं सोचते हैं कि जब तक वो गुरु से पूरा ज्ञान नहीं ले लेंगे। भाई मेरी शुरुआत तो मोहित बरुआ जी के साथ हुई, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और मतलब इसमें कहने में कोई संकोच भी नहीं है। मैं शुरुआत ही मेरी मोहित बरुआ जी के पहले नाटक शक के साथ हुई थी। मेरे उस वक्त ऑफिस के एक कलाकार थे अशोक कुलकर्णी साहब, तो मैं उनको देखा करता था, मैं कहता था बड़े कलाकार ही, इन्होंने मेरे को बताया था। तो मैं धीरे धीरे सीखा है और सीखते सीखते मैं आज एक छोटे से मुकाम पे पहुंचा हूँ। लोग मेरे को पूछते हैं दादा मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मतलब नए पीढ़ी के लोग भी आए इंटरव्यू दें और अब खैर बहुत से लोग आगे बढ़ गए हैं। अब जैसे हम आजकल अनुकृति रंग मंडल के साथ काम कर रहे हैं तो वहां पर ढेरों लड़के लड़कियां हैं और कई लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई है, कहीं किसी सीरियल में मिल गया है, कहीं किसी पिक्चर में काम मिल गया है, लेकिन वो एक्टर नहीं बन पाए अभी, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो लोग भाग रहे हैं दादा, तो वो कहीं मेरी समझ में उचित नहीं है कि वो इस तरीके से भागकर अपने को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें बढ़ नहीं पाएंगे, वो तुरंत परास्त हो जाएंगे। उनको अभी वेट करना चाहिए, अपने को मजबूत करें, मजबूत कर लेंगे तो बहुत कुछ पा पाएंगे। सही है। तो आपने इतने साल से कर रहे रंगमंच में, तो आपको थिएटर बहुत अच्छा लगता है या फिल्म में, कि मतलब फिल्म में ज्यादा रुचि है या थिएटर में रुचि है? दादा अगर वास्तविकता कहें तो जो आनंद थिएटर में मिलता है वो फिल्म या सीरियल में नहीं मिलता है। और दिल की बात यही है कि अगर आप थिएटर करते हैं तो आपको आत्मसंतोष मिलता है, लेकिन फिल्म में जो है आप आए और गए, निकल गए। नाटक, हम लोग ऐसे नाटक भी कर रहे हैं आज की तारीख में, अनुकृति रंग मंडल के साथ मैं जब काम करता हूं तो हम लोग एक एक प्ले को ढेरों बार करते हैं। हर बार हम एक नया निकालने की कोशिश करते हैं और उससे जो है हमको अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस होता है। और ये कॉन्फिडेंस दादा हमको जो है फिल्म लाइन और सीरियल लाइन की तरफ जो है मजबूती से पेश करता है। ये तो बात सही है। तो इसलिए जरूरी है कि थिएटर को करें, और मेरे को तो खैर थिएटर लाइन अच्छी लगती है और मैं थिएटर को ही पसंद करता हूँ। और बीच में सीरियल मिल जाता तो चले जाते, सीरियल नाटक वगैरह कोई अच्छा रोल मिल गया, जब लोग थिएटर में आपको देखेंगे तो आपको खुद ही बुलाएंगे। सही है। और जिस समय आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी होगी तो मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप संघर्ष करते रहिए, आगे तो कामयाबी है, वही मैं कह रहा हूँ। और एक चीज आपसे ये जानना चाहते हैं, जो आपने कई जगह गए, कई और नाटक देखा, हर जगह का आपने नाटक भी देखे हैं, कई प्रोग्राम में गए, नाटक कंपटीशन में भी गए आप। जी जी। मगर एक चीज बताएं कि आप इतने जगह होते हो, आपने कानपुर में ज्यादा हो रहे हैं कि और जगह पे? इधर कानपुर में कम हो रहे हैं नाटक, और बाहर भी नाटक होते हैं, तो उसके में कुछ आप बता सकते हैं कि? बिल्कुल बिल्कुल दादा, इसके पीछे हमें लगता है कुछ कारण है।
जैसे लखनऊ को ले लें, इलाहाबाद को ले लें, दिल्ली ले लें। दिल्ली तो खैर सेंटर है, वो भी थिएटर का। लेकिन दादा इन जगह पर सुविधाएं हैं। हम लोगों के इस आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि कानपुर में रंगमंच को बढ़ाने के लिए लोग प्रयास करें, एकजुट हों। कैसे? अब आपने कहा कि आज ज्यादा हो रहे हैं कि पहले, और दूसरे शहरों में ज्यादा हो रहे हैं, तो हम लोगों के शहर में कम हो रहे हैं। इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है। अगर हमको जो है थिएटर मिल जाए, रिहर्सल करने के लिए जगह मिल जाए, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये तो बात आपकी लेकिन हम लोगों के पास जो है नहीं है। अभी मेरी 2 दिन पहले पूर्णिमा जी से, जो संगीत नाटक अकादमी से हैं, उनसे मेरी दूरभाष पे वार्ता हुई। उन्होंने कहा, उनसे मैंने अपनी समस्या बताई। मैंने कहा कि इस समय लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और बहुत परेशानी है, सब लोग परेशान। उनकी तरफ से वो था कि आप लोग अपनी समस्या बताएं। तो मैंने बताया कि बहुत परेशानी है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो है हम कानपुर वालों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करवाएं कि हम लोग अपनी रिहर्सल कर सकें। ढेरों हमारे यहाँ पर संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं के लोग जो हैं उस जगह पर जो है रिहर्सल कर सकें। और प्ले करने के लिए एक हम लोगों को ऑडिटोरियम बहुत जरूरी है। कानपुर में सस्ता ऑडिटोरियम ना हो पाने की वजह से हम अपने प्ले ला नहीं पा रहे लोग दर्शकों के सामने। आज अगर हमको जो है सस्ता ऑडिटोरियम मिल जाए और रिहर्सल करने के लिए जगह मिल जाए, तो दादा आप तो खुद ही मतलब हर दिन 365 दिन रिहर्सल करने वाले लोगों में है, तो आप तो जानते हैं कि हम जो हैं हर महीने मालूम पड़ा कि हमारा एक नया नाटक हो रहा है। सही कह रहे हैं। वही नाटक नहीं, बल्कि हर महीने एक नया नाटक। आज आपकी संस्था, कल हमारी संस्था, कल उनकी संस्था, सब लोग आते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारे शहर में ज्यादा नाटक होंगे। दूसरे शहरों में मेरे को लगता है लखनऊ, इलाहाबाद वगैरह में, दिल्ली में सुविधाएं हैं और लोग जो हैं कुछ आर्थिक सहायता भी ज्यादा करते हैं। हमारे शहर में थोड़ी कम करते हैं। कुछ पूंजीपति तो हमारे यहाँ हैं ऐसे जो हम लोग इस कार्यक्रम में देते नहीं है। तो हमारे शहर के लोगों से मेरी एक अपील भी है कि हम कलाकारों के लिए जो है, और हमारे जो संस्थाएं चला रहे हैं, दादा चला रहे हैं, कितना मेहनत करते हैं। बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, आज भी देख रहा हूँ, आज इंटरव्यू दे रहा हूँ उनके सामने। तो चाहिए ये कि लोग जो हैं ऐसी चीज, इस विधा को भी बढ़ाएं। ये मेरे रिक्वेस्ट है। अच्छा, ये जो हम लोग अब जो पुराने रंगकर्मी हैं जो नहीं कर पा रहे, हम चाहते हैं कि सरकार से आप कुछ गुजारिश करना चाहेंगे कि उनको कुछ पेंशन भी मिले, थोड़ा सा जितने साल से कर रहे हैं उनके लिए, और आने वाले कलाकारों के लिए कुछ सरकार के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? दादा ये तो एक ऐसी समस्या है कि हर रंगमंच का कलाकार जो है वो तो परेशान है। आज इस लॉकडाउन के पीरियड में तो वो फ्लॉप हो गया। पहले आप जो थे लगातार कहीं ना कहीं रिहर्सल कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, कुछ भी लोगों ने कहा कि नुक्कड़ नाटक कर दो, कुछ आर्थिक सहायता दे देते थे। लेकिन अब तो सब कुछ काम रुक गया है। सरकार सबके लिए सोच रही है, और कहीं मजदूरों के लिए सोच रही है, कहीं किसी के लिए सोच रही है, कहीं डॉक्टरों के लिए सोच रही है, कहीं फलाने के लिए, सबके लिए सोच रही है। लेकिन कलाकारों के लिए कोई नहीं सोच रहा है। बहुत जरूरी है। अगर आपको संस्कृति हमारे देश की नहीं बचेगी तो हम क्या कर पाएंगे? हमारे देश की संस्कृति बचना बहुत जरूरी है, और वो आप जैसे लोग, हम लोग उसमें सहायता कर रहे हैं, और ढेरों लोग, ढेरों संस्थाओं के सब लोग। मैं सभी लोगों को, सबका नाम नहीं ले सकता, इसलिए मैं सभी कानपुर के सभी संस्थाओं के लोगों, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, मैं उन सबके लिए कहना चाहता हूं कि उन सबकी मदद होनी चाहिए। ये एक जरूरी बात है कि दादा मदद के लिए क्या क्राइटेरिया रखा जाए, कैसे, कौन जरूरत समझेगा कि ये जरूरतमंद है, नहीं है। इसके लिए सब लोगों को बैठना पड़ेगा। मेरे पास एक फ्रेमवर्क है, मैंने बना रखा है कि उसके लिए कलाकारों को, कि हम कलाकार किसको मान लें। कलाकार, आपने एक नाटक करा, आप एक कलाकार हो गए, या हमने 10 नाटक करे, हम कलाकार हो गए, या हम आज 40 साल से या 35 साल से कर रहे हैं, हम कलाकार हो गए। या फिर कलाकार सिर्फ स्टेज प्ले वाला है कि वाद्य यंत्र वाला भी है, सिंगर वाला भी है, डांस वाला भी है। हमको ये सब चीजें जो है एक बाइफरकेशन चाहिए। तो इसके लिए कुछ कला प्रेमी लोग बैठें, तो और फिर एक सरकार के पास एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल जाए और इस तरीके की डिमांड करे। हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और सबको एक होना पड़ेगा। रिक्वेस्ट है कि सब लोग एक हों और इस चीज में सब लोग आगे आए, जिससे कलाकारों के लिए भी मदद हो सके। बहुत जरूरी चीज है। अभी हमारे कई कलाकार धन के अभाव में खत्म हो गए। सही कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं। तो उनकी मदद भी बहुत जरूरी है। तो ये एक सोचने का विषय है। सरकार से उम्मीद है कि वो हमारे बारे में भी सोचेगी,
और दादा जो हैं आप भी हमको मार्गदर्शन देंगे कि हम लोगों को कैसे क्या करना चाहिए, सरकार के पास किस तरीके से जाएं। सब लोगों से उम्मीद करते हैं सब लोग मार्गदर्शन करें और चलें, बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा ये बताइए, उन दिनों जब रिहर्सल करते हैं कुछ ऐसी घटनाएं हो जो कि आपको याद हो, कुछ तो आपको दर्शकों को बताना थोड़ा सा यादें पूरे। दादा ये रिहर्सल के समय तो ढेरों चीजें हो जाती थी। हाँ, तो कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको शेयर करें हम लोगों के साथ कुछ। कभी कभी हम एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा करते हैं और मिलता हमें हमारी स्थिति के हिसाब से ही है। मैं हूं, अब मैं दादा के पास नया नया नाटक सीखने गया, मैं देखूं कि मेरे से छोटी उम्र के लड़के को तो दादा ने बड़ा रोल दे रखा है और मेरे को छोटा रोल दे रखा है तो वो बड़ा उस समय अटपटा सा लगता था। लेकिन फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, हमेशा आदमी को डिजायर तभी करना चाहिए जब वो डिजर्व करता हो। सही है। कई जगह इस तरीके की चीजें हो जाती थी कि एक बार रिहर्सल कर रहे थे, अब दादा के साथ था वो बैंड मास्टर, राजा मास्टर का, तो उसमें मेरा एक मुस्लिम कैरेक्टर था और एक मेरा साथ का वो लड़का पराशर भट्टाचार्य था। अब वो उसके लड़के को मैं जो था, वो मेरे लड़के को वो लोग जो थे वो कुछ सिखा रहे थे, तो मैं एक बड़ा वैसा मुस्लिम कैरेक्टर में था कि अरे ये सब नहीं होना चाहिए। अब वो वहां पर हम लोग गए और मतलब स्टेज पे प्रोग्राम चल रहा था और जो थे अब बड़ी अजीब गरीब स्थिति हो गई कि उसको मारने के चक्कर में कि उसको मार रहे थे डंडे से, मारते मारते एकदम से मेरी लुंगी खुल गई तो बड़ा अटपटा लगा, बड़ा हंसी हुई, उसमें डॉक्टर शामिल हो गया। वो ऐसे ही एक बार एक हमारे साथ के और एक जने प्ले कर रहे थे, खैर वो बुजुर्ग से हैं लेकिन उनके दांत नकली थे। और वो हंसते हंसते बोले और खड़ा सुनकर दांत बाहर निकल कर दे एक हंसी का पात्र। तो ये दादा ऐसे कुछ ऐसे वाकये हो जाते हैं। सही कह रहे हैं, तो बड़े ये आपके साथ बाकी तो यादें हैं जब पुराने जी चलिए। और इधर अभी तो आप रिहर्सल कर ही रहे हैं, नाटक चल रहा है आपका। हाँ दादा, हम लोग जो है, हालांकि आज की तारीख में मेरा झांसी ट्रांसफर हो गया है। लेकिन बीच में आते रहते हैं आपका? बीच में आता रहता हूँ। हालांकि यहाँ के अधिकारी लोग जो है समझते हैं कि शायद मेरी जरूरत यहाँ है तो मेरे को बुला के रखते हैं यहाँ काफी समय। तो मेरी अच्छा, नाटक हमारे जो है वो लगातार एक ही शो को हम लोग कई बार करते हैं, तो उससे रिहर्सल की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। और मालूम पड़ा कि 2 दिन या 3 दिन में हम लोग उसको कवर कर लेते हैं और जाके बाहर शो कराते हैं। तो चलता रहता है। और फिर इस बीच में ढेरों भी हमने कनपुरिया पिक्चर की भी शूटिंग यहाँ कानपुर में करवाई। अपने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड काम करा कि हमने अपने मोहल्ले में अपने घर में करवा ली। तो आपकी शायद माता जी ने भी रोल किया शायद? नहीं, उसमें माता जी ने नहीं करा। एक हम अलग वो है फिल्म थी, उसमें किया है, पगलेट फिल्म है, वानी है अभी। उसमें हमारी माता जी को जो है उन्होंने चूज कर लिया। उमेश बिष्ट साहब हैं उसके डायरेक्टर, और वो एकता कपूर जी का बैनर पे है। तो उसमें उनको एक दादी कैरेक्टर चाहिए था, आशुतोष राणा जी की मदर बनी है। अच्छा। और उसमें उनको बढ़िया पैकेज भी मिला, रहने को, खाने पीने को, सब वो तो सब व्यवस्थाएं। लेकिन ये है कि मेरी वजह से मेरी माँ को सिल्वर स्क्रीन मिल गई। ये मेरे लिए एक प्राउड वाली बात है कि मैं इस लाइन में हूँ, इस विधा में हूँ, तो मेरी वजह से मेरी माँ को सिल्वर स्क्रीन मिली। तो मैं इतने बड़े बैनर पे नहीं आया जितने बड़े बैनर पे वो आ गई। वो फिल्म आनी है। तो मेरे को थोड़ा सा गर्व भी लगता है कि मेरी इस विधा की वजह से मेरी माँ को भी काम मिला। और हम चाहते हैं कि आप तो इतने रोल कर, हम चाहते हैं दर्शकों को कुछ डायलॉग, कुछ आपकी रोल का कुछ दर्शकों को दिखाएं। अच्छा दादा, अभी हमने एक नाटक करा था, तो उसमें चंद्रशेखर आजाद का मेरा एक रोल था। अच्छा। तो वो मैं डायलॉग एक बोल देता हूँ कि मैं एक पत्र पढ़ रहा हूँ अंधकार में। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजाद हिंद के असूल के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बाइसे कशिश नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा सा था, दादाजी ने मेरे यज्ञ पवीत के वक्त ऐलान कर दिया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार।
बहुत सही। और चलिए आप हमारे शो में आए, इस शो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? शो मस्ट गो ऑन, दादा का ये बैनर और ये जो लफ्ज है शो मस्ट गो ऑन, बहुत बढ़िया चीज है। कोई चीज नहीं रुकनी चाहिए, हम आज हैं नहीं हैं, चलती रहनी चाहिए। जब ये चलाएंगे तभी हम अपने को बरकरार रख पाएंगे। आज दादा कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड है, ये इतिहास बन रहा है, सब चीजें इतिहास बन रही हैं। जो दादा कर गए या और लोग कर गए, ये सब इतिहास बन रहा है और आगे बहुत आगे तक जाएगा। सब लोग याद रखेंगे। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं भी हैं। और आप चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे यहाँ आए। हम चाहते हैं एक छोटी सी भेंट है जो आपको देना चाहते हैं, ये हमारी तरफ से एक जाने कहाँ गए वो दिन, कविता में आपको मदद करेगा। कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो